नमस्कार। सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। आपके साथ मैं हूं शहला निगार। मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा, जो साइन लैंग्वेज में आप तक खबरों को पहुंचा रही हैं। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। बिहार एसआईआर पर आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई रहेगी जारी। कोर्ट ने चुनाव आयोग के अधिकारों को रखा बरकरार, कहा आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं। चुनाव आयोग का सख्त रुख, फर्जी वोटर केस में कार्रवाई न होने पर पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को आज दिल्ली किया तलब। भारत सिंगापुर की तीसरी मंत्री स्तरीय वार्ता आज दिल्ली में होगी आयोजित। द्विपक्षीय संबंध को मजबूत करने पर रहेगा फोकस। ट्रंप पुतिन के बीच होने वाली बातचीत से पहले ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान, कहा डोनबास से सेना नहीं हटाएगा यूक्रेन। नम्रता बत्रा ने वुशु में देश के लिए पहला पदक जीत कर रचा इतिहास। महिलाओं के 52 किलोग्राम वर्ग में जीता रजत पदक। फाइनल में चीन की प्रतिद्वंदी से मिली हार। तो आपको बता दें कि बिहार में चल रहे वोटर लिस्ट रिवीजन के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज भी होगी। कल हुई सुनवाई में अदालत ने एसआईआर में आधार और राशन कार्ड को शामिल नहीं करने पर के चुनाव आयोग के फैसले को सही ठहराया है। याचिकाकर्ताओं की ओर से कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी समेत अन्य वकीलों ने पक्ष रखा और चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए। दलील दी गई कि बिहार के लोगों के पास वो दस्तावेज नहीं है जो आयोग मांग रहा है। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि बिहार भी देश का हिस्सा है। अगर बिहार में लोगों के पास दस्तावेज नहीं होंगे तो फिर तो देश के किसी भी हिस्से में रहने वाले लोगों के पास नहीं होने चाहिए। अगर केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं तो कोई तो पहचान पत्र उनके पास होगा। याचिकाकर्ताओं की ओर से यह भी कहा गया कि एसआईआर के तहत वोटर लिस्ट में कुछ ऐसे लोगों को मृत दिखाया गया है जो जीवित हैं। इस पर अदालत ने कहा कि अभी ये ड्राफ्ट है, इसीलिए दावे और आपत्तियां मांगी गई हैं। और पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव मनोज पंत को आज निर्वाचन आयोग ने दिल्ली तलब किया है। मतदाता सूची में धोखाधड़ी के आरोप में 4 अधिकारियों को निलंबित करने के आयोग के निर्देश का पालन नहीं करने पर उन्हें दिल्ली बुलाया गया है। दरअसल पश्चिम बंगाल की सरकार की ओर से चुनाव आयोग को सूचित किए जाने के एक दिन बाद कहा था कि वो मतदाता सूची संशोधन में गड़बड़ी के आरोपी अधिकारियों को तुरंत निलंबित नहीं करेगी। इस पर आयोग ने कहा कि मनोज पंत व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होकर पश्चिम बंगाल सरकार का रुख साफ करें। और भारत सिंगापुर की तीसरी मंत्रिस्तरीय वार्ता आज दिल्ली में आयोजित होगी। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को विस्तार देना और उन्हें मजबूत बनाना है। सिंगापुर के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उप प्रधानमंत्री और व्यापार और उद्योग मंत्री गान किम योंग करेंगे। इस वार्ता में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव करेंगे। इसकी पहली बैठक सितंबर 2022 में दिल्ली में और दूसरी बैठक अगस्त 2024 में सिंगापुर में आयोजित की गई थी। और अब बात उत्तरकाशी के धराली में जारी रेस्क्यू ऑपरेशन की। जिला प्रशासन के अनुसार अब भी 68 लोग लापता हैं। इनमें 25 नेपाली मूल के हैं। राहत सामग्री और लॉजिस्टिक्स के लिए 110 वाहन और 21 भारी मशीनें, जेसीबी, खुदाई मशीन, डोजर, टिपर, जनरेटर तैनात किए गए हैं। हर्षिल और धराली में लगातार खाने, ईंधन
और जरूरी सामान की सप्लाई भेजी जा रही है। सेना, वायुसेना, स्पेशल फोर्स, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, बीआरओ और अन्य केंद्रीय और राज्य एजेंसियां जिला पुलिस प्रमुख की देखरेख में मिलकर राहत कार्य कर रही हैं। मंगलवार तक कुल 1308 यात्री और स्थानीय लोग रेस्क्यू किए गए। आईजी एसडीआरएफ के नेतृत्व में धराली में इंसिडेंट कमांड पोस्ट बनाया गया है और प्रभावित इलाके को अलग अलग सेक्टर में बांटकर सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और मौसम विभाग ने आज के लिए तेलंगाना में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिनों तक जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में भी ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। विभाग ने दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में भी तेज वर्षा होने की संभावना व्यक्त की है। विभाग का अगले 2 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत में कई स्थानों पर गरज के साथ वर्षा का अनुमान है। मौसम विभाग ने 14 अगस्त तक आंध्र प्रदेश, कोंकण, गोवा, केरल और माहे, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी गरज के साथ बारिश होने का अनुमान जताया है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख करें तो यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने साफ कर दिया है कि वे रूस के उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे जिसमें यूक्रेन से पूर्वी डोनबास क्षेत्र से अपनी सेनाएं हटाने की मांग की गई है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि ऐसा करने से यूक्रेन अपनी मजबूत रक्षा रेखाएं खो देगा और रूस को आगे के आक्रामक अभियानों के लिए खुला रास्ता मिल जाएगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा केवल तब तक हो सकती है जब रूस युद्ध विराम के लिए सहमत हो और यूक्रेन के लिए ठोस सुरक्षा गारंटियां उस चर्चा का हिस्सा हों। उन्होंने जोर दिया कि यूक्रेन से संबंधित किसी भी बातचीत में यूक्रेन की भागीदारी अनिवार्य है। ज़ेलेंस्की के अनुसार रूस का मौजूदा प्रस्ताव यह है कि वो यूक्रेन के अन्य क्षेत्रों में अपनी सैन्य प्रगति रोक देगा, पर जब कीव, डोनबास क्षेत्र से अपनी सेनाएं पीछे हटा ले। और बात करें खेलों की तो भारत की नम्रता बत्रा ने चीन के चेंगडू में विश्व खेलों की वुशु स्पर्धा में भारत के लिए पहला पदक जीतकर इतिहास रच दिया। उन्होंने महिलाओं के 52 किलोग्राम भार वर्ग के स्वर्ण पदक मुकाबले में चीन की मैंग्यू चेन से 0-2 से हारकर रजत पदक हासिल किया। नम्रता बत्रा ने भारत के लिए वुशु खेल में पहला विश्व खेलों का पदक हासिल किया। नम्रता ने सेमीफाइनल में फिलीपींस की क्रिजन फेथ कोलारो पर शानदार जीत के साथ फाइनल में प्रवेश किया। और भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल को जुलाई महीने में सबसे बेस्ट प्रदर्शन करने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब मिला है। इस खिताब के लिए आईसीसी ने 3 खिलाड़ियों को चुना था। इंग्लैंड के दौरे पर शुभमन गिल ने कुल 567 रन बनाए। यही नहीं, उन्होंने इंग्लैंड की सरजमीन पर दोहरा शतक लगाने में भी कामयाबी हासिल की। उनका औसत 94.50 का रहा, जो बेहद शानदार है। ये चौथी बार है जब गिल को यह अवार्ड मिला है। इससे पहले उन्होंने फरवरी, जनवरी और सितंबर 2023 में भी यह अवार्ड हासिल किया है। तो इसी के साथ सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे, मनीषा को और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।